नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। क्या ये जरूरी है कि आप 60 साल की उम्र में ही रिटायरमेंट ले? हम ये नहीं कह रहे कि 60 के बाद भी आपको काम करने की जरूरत है। हम तो ये कह रहे हैं कि 60 साल से पहले रिटायरमेंट की क्यों नहीं सोच सकते। इसको अर्ली रिटायरमेंट कहते हैं और बाकायदा यूएस में काफी पॉपुलर है और भारत में भी मिलेनियल्स में ये अर्ली रिटायरमेंट का ट्रेंड काफी ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। बेसिकली अर्ली रिटायरमेंट, आज काम करो कल आराम करो। अब ये कॉन्सेप्ट पूरा क्या है, क्या आप वाकई अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हैं, क्या आप इतने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं कि आप जल्दी रिटायर कर जाएं, इसका पूरा फॉर्मूला क्या है, ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान है, सबसे पहले परिचय करा दें, स्टॉक एज के को फाउंडर विनीत पटवारी। विनीत का शो में स्वागत करते हैं। और आज के शो में क्या खास है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की इसी से। आज हम शो में खास तौर पर समझेंगे क्या है अर्ली रिटायरमेंट का फायर मूवमेंट, ये समझेंगे। ये एक अनोखा कॉन्सेप्ट। जल्दी रिटायरमेंट का क्या है 3 स्टेप फॉर्मूला, 60 से पहले रिटायरमेंट के लिए कितनी बचत है जरूरी, साथ ही अर्ली रिटायरमेंट की कैसे करें तैयारी। विनीत, स्वागत है आपका मनी गुरु की इस खास पेशकश में। और जब हम रिटायरमेंट की बात करते हैं, सबसे पहले एक जो मैजिकल नंबर दिमाग में आता है वो होता है 60 का, मतलब 60 पर रिटायरमेंट। अब तो वो कॉन्सेप्ट वैसे काफी चेंज होता जा रहा है। इनफैक्ट लोग काफी आगे लेट उम्र तक काम करते हैं अब, क्योंकि एज इज जस्ट अ नंबर। लेकिन अब जो एक ट्रेंड पॉपुलर हो रहा है, जिस पर आप ज्यादा बेटर ढंग से बता पाएंगे, लोग एक्चुअली ज्यादा देर तक काम नहीं करना चाहते हैं, मतलब बाद में आराम करना चाहते हैं और सोचते हैं कि यंग ईयर्स में जितना वो कमा ले, जितना काम कर लें, जितना सेव कर ले, वो आगे आने वाली लाइफ के लिए उनके लिए काफी होना चाहिए। तो सबसे पहले जो अर्ली रिटायरमेंट का ये एक मूवमेंट है अनोखा, जिसको हम फायर कहते हैं। पहले फायर क्यों कहते हैं इसको और इसका बेसिक मीनिंग क्या है? स्वाति, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया। और आज की ये जो चर्चा है और जो फायर मूवमेंट पे हम बात करने वाले हैं, वाकई ये एक बहुत अनोखा मूवमेंट है, राइट। जैसा कि फायर, ये एक एक्रोनिम है। संक्षिप्त में बताऊं तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड रिटायर अर्ली, FIRE, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड रिटायर अर्ली। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि आप काम करना बंद कर देंगे। अभी हमारी जो धारणा है रिटायरमेंट की, वो ये है कि 60 के बाद हमारे पास कोई काम नहीं रहेगा, क्योंकि उसके बाद हमारी नौकरी की एक एज की एक सीमा होती है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत तेजी से बदल रहा है। आप काम जब तक आपको करना है करें, राइट, करना ही चाहिए। लेकिन आप रिटायरमेंट का यहाँ मीनिंग है एक फाइनेंशियल गोल अचीव कर ले, उसके बाद आपको पैसे के लिए काम ना करना पड़े, आपके लाइफ के सस्टेनेंस के लिए काम ना करना पड़े, वो अपने आप हो, क्योंकि आप इतनी पूंजी जमा कर चुके हों जिससे आपकी जिंदगी बीतती जाए। तो ये एक बहुत ही अनोखा मूवमेंट है जो लोगों को ये उत्साहित कर रहा है कि 60 नहीं, 40 एम करो, 35 एम करो। 35 साल की एज में क्या आप रिटायर हो सकते हैं? 40 साल की एज में रिटायर हो सकते हैं। और उसके बाद जो आपका पैशन है उसे फॉलो करो, आप कमाओ, लेकिन अपनी शर्त पे। आपको पैसे के लिए कहीं जॉब ना करनी पड़े या किसी के सामने कोई वैसा काम ना करना पड़े जो सिर्फ आप इनकम के लिए कर रहे हो, अपने पैशन के लिए नहीं कर रहे। ये है फायर मूवमेंट। ओके, तो बेसिकली आपको काम करने की मजबूरी नहीं रहनी चाहिए। जितने साल आप काम कर रहे हैं, आपकी जॉब है, आपका जो भी जो जॉब रूटीन है, वो आप उसको अच्छे से करिए और उसके बाद आप अपने जो शौक है उसको पूरा कीजिए। मिलेनियल्स में हम ये समझते हैं, ये जो जल्दी रिटायरमेंट का ट्रेंड है, विनीत, आप के पास कोई भी अगर ट्रेंड है या आंकड़े हैं, उसके जरिए हम समझना चाहते हैं कि क्या मिलेनियल्स में ज्यादा, मिलेनियल्स से मतलब हम ये समझ सकते हैं कि जो शायद 90s में पैदा हुए होंगे, ये थोड़ा सा आप क्लियर कीजिएगा कि मिलेनियल्स क्या हैं और क्या उनमें ये जल्दी रिटायरमेंट का ट्रेंड ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि वो चाहते हैं कि बहुत लेटर इन द लाइफ उनको काम करने की मजबूरी ना रहे, 9 to 5 जॉब में वो फंसे ना रहे और पहले ही जितना वो पूंजी इकट्ठा कर सकते हैं अपने रिटायरमेंट में अपने शौक पूरा करने के लिए, वो पहले ही कर ले। तो ट्रेंड ये बढ़ा क्यों और किन में ज्यादा ट्रेंड ये देखा जा रहा है? देखिए, मिलेनियल्स वो हैं जो जब हम नए शताब्दी में आए, जब हम 2000 में थे, तब वो
मच्योर हो रहे थे, 16 to 18 ईयर्स की एज थी उनकी, यानी जो 82 से 84 में जिनका जन्म हुआ, जो आज की एज में 35 से 37 38 साल की एज में है, या आप कह सकते हैं एनीवन अबव 35 ईयर्स। तो आप ये समझें कि जेनजी यानी कि जो 2000 के बाद के लोग हैं और जो 2000 के पहले के लोग हैं, इनमें ये जो 84-85 के बाद जो लोग पैदा हो रहे हैं, इन्होंने एक अलग तरह की दुनिया देखी है, जहां पे शायद जॉब्स भी अब धीरे धीरे करके फ्रीलांसिंग की तरफ लोग मूव कर रहे हैं, डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इनकम क्रिएट कर रहे हैं, एक ही सोर्स ऑफ इनकम पे निर्भर नहीं रह रहे हैं, जो कि पहले था कि सिर्फ मैं एक जॉब करूंगा और वही मेरी एक सोर्स ऑफ इनकम है। अब लोग अपने स्किल सेट्स के बेसिस पे नए पैसिव सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर रहे हैं, प्लस वो फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्वॉल्व होके एक पोर्टफोलियो इनकम भी जनरेट कर रहे हैं, चाहे वो ट्रेडिंग के माध्यम से करें या फिर इन्वेस्टिंग के माध्यम से करें। तो कहने का मतलब है, ये जो नए जमाने के लोग हैं जिन्हें हम मिलेनियंस कह रहे हैं, ये DIY जनरेशन है, डू इट योरसेल्फ। ये रिटायरमेंट प्लानिंग भी स्वयं से कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं 60 साल तक का इंतजार क्यों करूं। इसलिए ये जो फायर मूवमेंट है, मैं इसके कुछ बेसिक्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इसमें एक नंबर होता है जिसे कहते हैं फायर नंबर। इसकी गणित बहुत ही सरल है कि आपके सालाना आज की डेट में जो खर्च है, लगभग उसका 25 गुना शुड बी योर रिटायरमेंट कॉर्पस, वो आपका रिटायरमेंट होना चाहिए। तो एक उदाहरण स्वरूप, ओके, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल विनीत, इनफैक्ट मैं इसी पर आ रही थी आपके पास। आप एक फायर नंबर की बात कर रहे हैं, हमने हम वही मैं जिससे पहले पूरे गणित की तरफ आए, पूरे फॉर्मूले की तरफ आए इस फायर मूवमेंट की, जिसको हम कहते हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। हम एक 3 स्टेप स्ट्रैटेजी की बात यहाँ पर करें, जो आप समझना चाहते हो, जिसका आपने जिक्र थोड़ा बहुत किया भी, कि आप बेसिकली 50 to 70% जो है अपना आप बचत में डालिए। मतलब अग्रेसिव सेविंग आपको करनी है अगर आपको अर्ली रिटायरमेंट के इस गोल को हासिल करना है। तो इसके अलावा इस स्ट्रैटेजी में और क्या हो सकता है, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि हमारे पास क्या सिर्फ नौकरी का ही स्रोत है और वो नौकरी के सोर्स से ही क्या हम इस गोल को पूरा, अर्ली रिटायरमेंट के गोल को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ सैलरी से तो हम सारी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते। दूसरा, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब जो हम पैसा कमा रहे हैं उसको एक्चुअली कहीं पर लगाना और उसको बढ़ाना। तो ये 3 स्टेप स्ट्रैटेजी कैसे काम करेगी? देखिए, सबसे पहला स्टेप जो आपने बताया कि एक बहुत अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ठीक है। आप अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो कैसे होगा कि आपको सेविंग्स बढ़ानी पड़ेगी, यानी आपकी जो इनकम है उसका 50 to 70% आपको मंथली बेसिस पे सेव करना है। और ये सेव करने के लिए आपको ये समझना होगा कि आपको अपने एक्सपेंडिचर्स कट डाउन करने पड़ेंगे। और आप ये क्यों कर रहे हैं? ताकि आपको वो फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सके जो आप अर्ली चाह रहे हैं, जो आप शायद आपको 60 की एज के बाद मिलता है और उसे आप प्रीपोन करके 40 की एज में चाह रहे हैं। अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। वो क्या रहे हैं कि आप अपने खर्चे कम कर रहे हैं, आपकी जो भी इनकम है उसके सिर्फ 25 से 30% आप खर्च कर रहे हैं, बाकी पूरा का पूरा सेव कर रहे हैं। अब देखिए, सेव करने से तो पैसा ग्रो नहीं होता, पैसा ग्रो होता है इन्वेस्ट करने से। तो सेकेंड स्टेप है आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। अब आपको ऐसे सोर्सेस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा जहां पे ये पैसा कंटिन्यूअसली ग्रो करे, राइट। अब देखिए, सिंस आपके पास एक लंबी अवधि है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो आप इक्विटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं, बिकॉज ये देखा गया है कि शेयर बाजार एक लंबी अवधि के लिए अगर आप निवेश करते रहें तो आपको अच्छे रिटर्न्स देता है। तो ये मैं कहूंगा एक सेकेंड स्टेप हो गया। उसके अलावा इसमें आपको एक और चीज देखनी है कि आप एक नंबर जो अपने बात कर रहे थे कि मुझे कितना कॉर्पस चाहिए, और वहां से आप बैकवर्ड कैलकुलेशन करेंगे तो मुझे जो नंबर चाहिए जिसकी अपनी बात कर रहे थे कि 25 गुना मेरे आय का, मेरे एक्सपेंडिचर्स का, मेरे सालाना खर्च का 25 गुना, वो एक नंबर मुझे निकालना है। तो लेट्स से मैं अगर एक साल में मेरा खर्च है 10 लाख रुपए, तो उसका 25 गुना होता है 2.5 करोड़ रुपए। तो 2.5 करोड़ कॉर्पस मुझे जमा करना है मेरे रिटायरमेंट के लिए। और उसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस दिन 2.5 करोड़ रुपए मेरे पास होंगे, मैं उस दिन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूं, क्योंकि उससे मुझे जो रिटर्न्स मिलेगी मेरे इन्वेस्टमेंट से, मैं उससे अपना एनुअल एक्सपेंडिचर चला पाऊंगा। तो मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूं और मैं रिटायर हो सकता हूं 40 की एज पे। तो ये 3 चीजें आपको अपने जहन में रखनी है। अगर आप फायर मूवमेंट से उत्साहित हो रहे हैं तो ये ध्यान रखें
सेविंग्स बहुत तेजी से होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स ढंग से होना चाहिए, और एक कॉर्पस दिमाग में रखें 25 टाइम्स ऑफ योर एनुअल एक्सपेंडिचर। ओके तो फॉर्मूला आपने बोला, जो एक फायर नंबर, जो एक फायर फिगर होता है जल्दी रिटायरमेंट के लिए, उसका अर्ली रिटायरमेंट का एक फॉर्मूला आप बता रहे हैं। ये 25 गुना, ये 25 टाइम्स का कोई लॉजिक है यहाँ पर जिसकी हम बात करें, जिससे हम एक फायर नंबर खोजते हैं अपने लिए, जो बेसिकली एक कॉर्पस हमें चाहिए होगा एट द टाइम ऑफ अर्ली रिटायरमेंट? एकदम सब चीजों का लॉजिक है, और इसका एक बहुत सॉलिड लॉजिक है। देखिए 25 गुना का मतलब हुआ, आप कह रहे हैं कि आपके पास इतना कॉर्पस बन गया जिसका 4% रिटर्न अगर आपको मिले, और ये 4% कहां से आ रहा है ये मैं भी आपको बताऊंगा। 4% रिटर्न अगर आपको मिले तो आपके साल के खर्च निकल जाएंगे, और 2.5 करोड़ रुपए जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताए थे, उसका 4% होता है 10 लाख रुपए। और आपको अगर याद हो तो हमने ये एग्जाम्पल लिया था कि 10 लाख मेरे साल का एक्सपेंडिचर है, तो 4% भी अगर आप रिटर्न जनरेट करते हैं तो 2.5 करोड़ पे 4% होता है 10 लाख, यानी आपके साल का जो खर्च है वो निकलता जाएगा। अब आप मुझसे पूछेंगे स्वाति कि 4%, लेकिन महंगाई बढ़ रही है तो 10 लाख आज मेरे खर्च हो रहे हैं, शायद बाद में 10 लाख से ज्यादा हो। और दूसरा सवाल होगा टैक्सेशन का, कि मैं जो भी कमाऊंगी उस समय 4% अगर मुझे मिल रहा है तो उस पर टैक्स भी तो लगेगा। तो दोस्तों ये 4% नंबर कहां से आया कि हम अगर इक्विटी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहते हैं तो हमारा रिटर्न एक्सपेक्टेशन होना चाहिए लगभग 12% का, और 12% में से मैं अगर टैक्स हटा दूं और इन्फ्लेशन हटा दूं तो लगभग बचते हैं 4%। इसलिए ये अज्यूम किया जा रहा है कि 4% ही रिटर्न आपको इटरनली मिलेगी पोस्ट टैक्स, पोस्ट इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट। तो ये 4% एक बहुत ही सरल नंबर है, और 4% का मतलब होता है अगर हम किसी भी चीज को 4 से 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आता है, यानी कि हमें इतना कॉर्पस चाहिए जिसका 4% हमारा सालाना एक्सपेंडिचर हो। तो यहीं से ये नंबर आया है 25 का। तो हमारे एनुअल एक्सपेंडिचर का 25 गुना होना चाहिए हमारा फायर नंबर, यानी हमारा रिटायरमेंट का कॉर्पस, ताकि उस पर 4% रिटर्न बने और हमारी जिंदगी आराम से चलती रहे पोस्ट रिटायरमेंट। ओके तो बेसिकली जो एक 10% या 20% स्टैंडर्ड एक जो सेविंग का जो एक फॉर्मूला होता था, उसकी हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। हम कर रहे हैं 50% या उससे भी ज़्यादा, 75% तक आपको बचत करनी है, जिसके बाद ही आप अर्ली रिटायरमेंट का एक अच्छा अपने लिए अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन जिस मिलेनियल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं विनीत, आप इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं, वो इस तरीके से भी सोचते हैं, या अगर हम जेनजी की भी बात करें, मतलब जो नए मिलेनियल, मतलब नए मिलेनियम में 2000 के बाद इनफैक्ट जो पैदा हुए, वो भी तो इस तरीके से सोचेंगे कि हाँ अर्ली रिटायरमेंट हमें भी क्यों ना पसंद हो। उनका ये भी फंडा रहता है कि कल क्या होगा किसे पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा। तो क्या ये 50 to 70% जो आप सेव करने की बात कर रहे हैं वो उनके लिए कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? वो जो बेसिक नेसेसिटीज जो अभी शौक पूरे करने हैं, वो मन मार के आने वाले कल की सोचना, ये सवाल काफी लोगों के मन में उठता है। देखिए 2 चीजें हैं, आप अपने रिटायरमेंट की जब प्लानिंग करते हैं तो आप 2 चीजों पे खेल रहे हैं, एक है टाइम और एक है रेट ऑफ रिटर्न, और तीसरा फैक्टर है कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट को घटाएंगे तो आपको टाइम बढ़ाना पड़ेगा, यानी आपको इन्वेस्टमेंट को ज्यादा समय देना पड़ेगा ग्रो करने के लिए, और अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट घटाएंगे तो आपको हायर रेट ऑफ रिटर्न पे भी वर्क करना पड़ेगा। देखिए मजे की बात यह है, मैं कुछ हद तक आपसे इस बात पे असहमत हूं कि ये जो नई जनरेशन है ये आज जियो और कल क्या हो उससे उनको कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं कहूंगा हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है ये बहुत स्मार्ट है, और ये इन्होंने एक अलग फॉर्मूला निकाला हुआ है इनकम को कैसे बढ़ाएं। अगर आज आप 25-30 इयर्स के जो लोग हैं उनको उनकी इनकम के बारे में बात करते हैं ना, तो इनकी सोच बदल रही है। ये एक सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट नहीं रह रहे हैं, अलग अलग सोर्सेज ऑफ इनकम क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। आप देखिए पिछले 1.5 से 2 साल में शेयर बाजार के अंदर ही करोड़ों डीमैट अकाउंट खुले, जो इतनी तेजी से खुले जो शायद पिछले 20 सालों से नहीं खुले थे, जिस तेजी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये कुछ हद तक बुल मार्केट की भी बात है, बट फिर भी मैं कहूंगा ये जो नई जनरेशन है ये नए चीजों को ट्राई करना चाह रहे हैं। मैं इसे जेनजी या मिलेनियल ना कह के DIY जनरेशन कहता हूं कि ये खुद से ट्राई करना चाहते हैं।
इसमें कई नए तरह के सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर रहे हैं। कोई यूट्यूबर बन रहा है, कोई इंस्टाग्रामर बन रहा है, कोई इन्फ्लुएंसर बन रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। तो आप अपनी इनकम बढ़ाते हैं अगर, तो स्वतः ही आपकी सेविंग बढ़ेगी, क्योंकि आप खर्च अगर एक लिमिटेड कर रहे हैं। सबसे पहले मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है सारे व्यूअर्स से, और उसमें से कुछ मेरे यंग फ्रेंड्स भी होंगे जो मिलेनियल्स हैं, कि सेविंग्स इज मस्ट। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, वेल्थ क्रिएट करना है, तो सेविंग तो करनी पड़ेगी। अगर आप सब कुछ खर्च कर दे रहे हैं और कल आपको लोन भी लेना पड़ रहा है, तो आप शायद नेगेटिव में जा रहे हैं। ये सारी बातें उल्टी होगी, फिर आप शायद कभी भी रिटायरमेंट ना ले पाए, क्योंकि आप जब तक 70 साल के होंगे तब तक तो आपके होम लोन्स चलेंगे। तो लोन्स को रीपेमेंट करें, जितना जल्दी हो सके लोन्स को रीपेमेंट करें, और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है उसको अपने फेवर में वर्क करने के लिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, एसआईपी से स्टार्ट करें। तो जो इतनी सेविंग अग्रेसिवली नहीं कर सकते और इस मूवमेंट में नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, आप 10 से 15% सेविंग का एक गोल रखें और वहां से स्टार्ट करें, और धीरे धीरे अपनी इनकम को बढ़ाएं, और उसके साथ साथ आपकी सेविंग्स भी बढ़ेगी और इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ेंगे। लेकिन स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आपकी सेविंग्स जीरो है तो आज ही प्रण लें, इस शो को देख के जी के माध्यम से आज ये प्रण लें कि मैं आज जाके अब सेविंग पे वर्क करूंगा। चाहे आपको पॉकेट मनी ही क्यों ना मिल रही हो अपने पेरेंट्स से, लेकिन कुछ पैसे साइड करने की आदत अपने अंदर डाल लें, आपकी जिंदगी बदल जाएगी दोस्तों। तो अर्ली रिटायरमेंट, आज काम कल आराम, कैसे अचीव कर सकते हैं आप इस गोल को? हमारे साथ विनीत पटवारी है स्टॉक एज से, उनसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी रिटायरमेंट मतलब और भी जल्दी फाइनेंशियल प्लानिंग, इसका मतलब यही हुआ विनीत। अब मानिए किसी को 40s में रिटायरमेंट लेना है, अगर आप बहुत ही ज़्यादा अपने पर भरोसा रखते हैं तो शायद आप लेट 30s में भी इसके बारे में सोचें। आमतौर पर हम देखते हैं जो जिनका करियर, कुछ ऐसे करियर होते हैं जो थोड़े छोटे होते हैं, वो शायद इस तरीके से ज़रूर प्लानिंग करते होंगे। पर हम एक ओवरऑल जनरल बात करें, अगर आप अर्ली रिटायरमेंट लेना चाहते हैं तो प्लानिंग कौन सी उम्र से शुरू हो जानी चाहिए, ये समझना ज़रूरी है। वो मैजिकल एज कौन सी है जहां पर आप अगर प्लानिंग की शुरुआत करें तो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं, पैसे भी बढ़ा सकते हैं और रिटायरमेंट के लिए अच्छी पूंजी भी इकट्ठा कर सकते हैं। देखिए स्वाति, आइडियली रिटायरमेंट की जो प्लानिंग है उस दिन से स्टार्ट होनी चाहिए जिस दिन आपका सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट हो गया। तो अगर आप एट द एज ऑफ 20 ईयर्स अगर आपको एक जॉब मिल जाती है और आपका एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है, तो सेम डे यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट रिटायरिंग, एज इन रिटायरमेंट प्लानिंग एटलीस्ट आपकी स्टार्ट हो जानी चाहिए। जितनी जल्दी आप स्टार्ट करेंगे, आपके निवेश जो आप करने वाले हैं उसको उतना ज्यादा समय मिलेगा ग्रो करने के लिए। और ये ध्यान रखें कि टाइम इज मनी लिटरली इन दिस केस। इस केस के अंदर आप सिर्फ दिमाग में ये रखें, पावर ऑफ कंपाउंडिंग विल वर्क इन योर फेवर। अगर आप टाइम देंगे अपने निवेश को, लोग खाली मेहनत करते हैं रिटर्न्स बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टमेंट्स ढूंढने के लिए, लेकिन समय नहीं देते, घुसते हैं निकल जाते हैं। वो ना करें, अपने निवेश को लंबे समय तक चलने दें। और इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है डिसिप्लिन। आप अगर अर्ली रिटायर होना चाहते हैं तो आपको फोर्स्ड डिसिप्लिन अपने ऊपर लाना पड़ेगा कि आप हर महीने पैसे बचाएं और उसे इन्वेस्ट करें। और इसके लिए मैं मानता हूं सबसे सरल उपाय है म्यूचुअल फंड्स के अंदर एसआईपी से आप शुरुआत कर सकते हैं। चाहे छोटी रकम से ही शुरुआत करें, आपकी एक आदत बनेगी और हर महीने 7 तारीख 15 तारीख जो भी आप डेट बोलेंगे उस पर पैसे कट जाएंगे, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, आप अगर साइकोलॉजिकली किसी समय करना चाहते हैं, किसी समय नहीं करना चाहते, भूल जा रहे हैं, वो सब खत्म हो जाएगा। एसआईपी के माध्यम से आपका हर मास निवेश चालू हो जाएगा, और वो भी इक्विटी मार्केट में। और जैसा कि हमने कहा, एक लॉन्ग टर्म पे इट इज एम्पिरिकली प्रूवन, ये प्रूव है कि शेयर बाजार ही सबसे अच्छे रिटर्न्स देता है, शेयर मार्केट। और अगर सिलेक्टेड ब्लू चिप कंपनीज में आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो कि एक अच्छा म्यूचुअल फंड कर सकता है आपके लिए, तो आपको एक लॉन्ग टर्म में 12 से 14% कम से कम रिटर्न आप जनरेट कर सकते हैं, जो हमने अपने अजम्पशंस में लिए थे कि इतनी रिटर्न आपको चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप एसआईपी में इन्वेस्ट करें, छोटी रकम के साथ शुरुआत करें, धीरे धीरे उसको स्टेप अप करें, एसआईपीज को बढ़ाते जाएं। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है या आपकी सेविंग्स बढ़ रही है, वैसे वैसे अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाते जाएं। और ध्यान रखें, ऐसे किसी भी जगह इन्वेस्ट करना जहां पे इन्फ्लेशन को भी आप बीट ना कर पा रहे हैं, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट आज की डेट में आपके पैसे को एक्चुअली डीग्रो कर रही है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को सही जगह पे करना है।
जो कि म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अपनी नॉलेज के हिसाब से। एब्सोल्युटली। तो आपने यहाँ पर जरिया भी बताया कि अर्ली रिटायरमेंट अचीव करना है तो कहाँ पर निवेश आपको करना चाहिए। एसआईपी का रूट म्यूचुअल फंड में निवेश के जरिए आप एक अच्छा निवेश कर सकते हैं, और स्टॉक मार्केट भी एक जरिया है। आपको नॉलेज है स्टॉक मार्केट की, स्टॉक मार्केट में आप कर सकते हो। जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है, आय का स्रोत बढ़ता है, तो 10% या उससे भी ज्यादा, आपकी मर्जी, आप उससे एसआईपी की रकम बढ़ा सकते हैं। लगभग कितना परसेंट, अब क्योंकि हम इतना ज्यादा सेव ही कर रहे हैं, तो उस सेविंग से भी क्या कोई एक परसेंटेज है? मे बी अगर मानिए कोई 60% अपनी सैलरी का सेव कर रहा है, तो 60% में से कितना परसेंटेज टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट किसी को डालना चाहिए, अगर हम यहाँ अर्ली रिटायरमेंट के गोल को पूरा करने की बात कर रहे हैं? देखिए, कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग के कुछ बेसिक थंब रूल्स हैं जिसे आपको समझना होगा कि आपके पास 3 से 6 महीने का एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। तो सबसे पहले आप एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करें। और आजकल का जो सिनेरियो है, जहां पे कोविड और नई नई तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी आ सकते हैं, तो सबसे पहले एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करें। आपकी मंथली इनकम 1 लाख रुपए है, तो कम से कम 6 लाख रुपए का, 3 से 6 लाख रुपए का एक इमरजेंसी फंड, जो कैश या कैश इक्विवेलेंट, जो तुरंत आप खर्च कर पाए अगर कोई इमरजेंसी आ जाए। तो ये एक सबसे पहला होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए, रिटायरमेंट प्लानिंग के पहले इंश्योरेंस प्लानिंग होनी चाहिए, रिस्क प्लानिंग होनी चाहिए कि इन केस ऑफ डेथ और मेजर एक्सीडेंट तो मैं उसके लिए इंश्योर्ड हूं, यानी लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस ये जरूर लें अपनी फैमिली को सुरक्षित करने के लिए। ये हो जाने के बाद अब आपकी जितनी सेविंग्स है, आइडियली वो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट ही होना चाहिए, क्योंकि सेविंग्स तो है ही इन्वेस्टमेंट के लिए। मैंने इमरजेंसी फंड हटा दिया, मैंने अपनी स्पेंडिंग कवर कर ली, अब जो बचा वो है सेविंग्स, और वो सेविंग्स मुझे इन्वेस्ट करनी है। 100% पैसे जो आप सेव कर रहे हैं आपको इन्वेस्ट करने हैं। अब कहाँ इन्वेस्ट करने हैं? अगर आप इफ यू आर ओके, आप रिस्क ले सकते हैं, जो कि आपको लेना ही पड़ेगा एक अच्छा रिटर्न जनरेट करने के लिए, लेकिन सोच समझ के रिस्क लें। देखिए, कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं है जिसमें रिस्क नहीं है, लेकिन अगर आप ब्लू चिप कंपनीज में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं और उनके शेयर प्राइसेस अगर नीचे आते भी हैं तो वापस ऊपर जाएंगे। और सिंस यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स की बात मैं कर रहा था, वहां पे फंड मैनेजर्स आपका फंड को मैनेज कर रहे हैं, तो एक लंबी अवधि में अगर कुछ स्टॉक्स खराब भी निकलते हैं और उनमें काफी ड्रॉ डाउन आता है, यानी वो नीचे चले जाते हैं, फिर भी आपका एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होने की वजह से, यानी मल्टीपल स्टॉक्स उस म्यूचुअल फंड में होते हैं, इसलिए आपको एक बेसिक रिटर्न तो मिलती ही मिलती है अगर ये एक अच्छे फंड हाउस से है। देखिए, रिस्क सब चीजों में है, लेकिन ये आपको हाई प्रोबेबिलिटी है कि एक अच्छा म्यूचुअल फंड आपको 12, 14, 16, 18% रिटर्न एक लॉन्ग पीरियड में रिटर्न जनरेट करके देगा। तो कहने का मतलब है, आप प्लानिंग करें, सेविंग्स करें, और सेविंग करके उसको इन्वेस्ट करें। और सिंस अभी आपकी एज कम है, इसलिए आप हाई एक्सपोजर टू इक्विटी, विच इज अ रिस्की एसेट क्लास, ले सकते हैं। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आप इक्विटी में एक्सपोजर थोड़ा कम करके फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह के कुछ आपको करने पड़ेंगे, और आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आप फायर मूवमेंट में जा रहे हैं तो फाइनेंशियल प्लानिंग के नए नई चीजें आपको सीखनी होगी, क्योंकि आपने अपने ऊपर अपना बेड़ा लिया है कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होऊंगा। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए सबसे पहला काम आपको फाइनेंशियली एजुकेटेड, फाइनेंशियली लिटरेट होना है। तो दोस्तों, रोज कुछ ना कुछ फाइनेंस के बारे में सीखें, पर्सनल फाइनेंस के बारे में सीखें। और हमने भी कोशिश की है कि स्टॉकेज के माध्यम से हम लोगों को जितना हो सके पर्सनल फाइनेंस के बारे में अवगत कराएं, नई नई चीजें उन्हें बताएं, ताकि वो उसे यूज करके जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो सके। तो प्लानिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग, अर्ली रिटायरमेंट का ये 3 स्टेप फॉर्मूला, और बहुत ही आसान भाषा में और काफी अच्छे ढंग से बताने के लिए विनीत, आप हमारे साथ इस शो में शामिल हुए, आपका बहुत धन्यवाद।